नमस्कार दोस्तों। आज हम जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए संवैधानिक समस्या आ खड़ी हुई थी उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मामला था। दरअसल संविधान के आर्टिकल 164 में ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधानसभा और विधान परिषद का मेंबर हुए भी मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री का शपथ ग्रहण कर सकता है। हालांकि उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी विधान परिषद या विधान मंडल का मेंबर होना पड़ेगा। तो इसी आर्टिकल 164 का प्रयोग करके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने हुए थे और इसका डेट 6 महीना जो पूरा होने वाला था वो 24 मई को था। और इसके पहले कोविड-19 की वजह से निर्वाचन आयोग ने कह रखा था कि वहाँ पे कोई भी इलेक्शंस नहीं होगा। जो उनका चुनने का मामला था कि उन्हें जो उनकी जो सोच थी जहाँ से चुन के वो आएंगे वो विधान परिषद का था, जिसमें आर्टिकल 171 में दिया गया है। उसके बारे में आर्टिकल 171 में दिया गया है कि विधान परिषद में 1/3 ऑफ मेंबर जो इलेक्टेड होके आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल से आएंगे और 1/3 ऑफ मेंबर जो इलेक्टेड होके आएंगे जो लोकल बॉडी होती है उससे इलेक्ट होके आएंगे। 1/6 मेंबर जो नॉमिनेट करता है गवर्नर और 1/12 मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा और 1/12 मेंबर इलेक्टेड किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। तो कोई भी इलेक्शंस नहीं होने वाला था, लेकिन एक था कि 1/6 जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं उसमें ये नॉमिनेट हो जाए। लेकिन उसमें भी समस्या ये थी कि जो दो लोग थे, 2 सीटें खाली थी, रिजाइन दिए थे, वो 1 साल के अंदर अंदर थे। और रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ 1951 के धारा 151 ए में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर रिजाइन करता है, अगर उसका कार्यकाल 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम बचा है तो उस पर पुनः इलेक्शन या नॉमिनेशन नहीं होगा। वैसे ही 2 पद थे राज्यपाल के कि ऐसे कैसे हो सकता है। ध्यान रखें कि उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है जो लिटरेचर से हों, जो आर्ट से हों, जो साइंस से हों, जो सोशल वर्कर हों। तो उनका उद्धव ठाकरे का इसमें नॉमिनेट सोशल वर्कर के रूप में नॉमिनेशन होना था, लेकिन इसमें भी कुछ दांवपेच था। दूसरा ये प्रावधान था उनका मेंबर बनने का कि मेंबर बनने का नहीं, मुख्यमंत्री बने रहने का, कि वो फिर से रिजाइन कर दें मुख्यमंत्री पद से और फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लें और उनके जो मेंबर हैं सपोर्ट करें और अगले 6 महीने तक फिर मुख्यमंत्री रहें। लेकिन इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का एक है केस कि वहाँ पे पंजाब में एक केस था जो मंत्री पद पे थे और उन्होंने भी ऐसा काम किया कि 6 महीना पहले रिजाइन कर दिए, फिर से शपथ ग्रहण कर लिए। तो मुख्यमंत्री वहाँ पे केस चला सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, इनवैलिड है, ऐसा नहीं चलेगा, ये संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। ऐसा अगर हुआ तो कोई भी रहेगा हर 6 महीने के अंदर अंदर रिजाइन करके फिर से शपथ ग्रहण कर लेगा और मुख्यमंत्री 5 सालों तक बना रहेगा। तो ऐसी दिक्कतें वहाँ पे थी। तो अब ये हो गया है कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि 1/3 जो था वहाँ पे, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल सेलेक्ट करती है, उस पर अब इलेक्शन होगा क्योंकि 288 विधायक हैं। आराम से जाके मास्क सैनिटाइज करके पूरा इलेक्शन आराम से हो सकता है और 21 मई को होगा, जिसमें उद्धव ठाकरे चुन ही लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। ये एक अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि क्या इतने अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया है। नवंबर 2020 से पहले पहले बिहार में होने वाला है, फिर 21 में लगभग यहाँ पे होने वाला है, पश्चिम बंगाल असम में होने वाला है। तो क्या यहाँ पे भी निर्वाचन आयोग चुनाव करा पाएगी? अब इसको देखने के लिए, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है और सबसे प्रबुद्ध लोकतंत्र है, तो सारे देशों का भी यहाँ पे ध्यान गड़ा होगा कि क्या यहाँ पे इलेक्शंस होगा। और देखें तो हो भी सकता है यहाँ पे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के बहुत सारे प्रावधानों को, जिसके बारे में एक चीफ इलेक्शन कमीशन है जो वो बता रहे थे कि अगर चाहे निर्वाचन आयोग तो हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या होगा। चुनाव होते हैं, अगर कोविड-19 का संक्रमण आगे तक रहता है, चुनाव होते हैं, क्या होते हैं। और एक जिक्र और कर लूँ जाते जाते कि किसी भी चुनाव को टालने का जो प्रावधान है
जैसे कि राज्यपाल चाहे तो किसी चुनाव को, राज्यसभा के और विधान परिषद के चुनाव को 6 महीना से ज़्यादा भी टाल सकता है, 6 महीना और 6 महीने से ज़्यादा भी। लेकिन लोकसभा और विधान मंडल के चुनाव को वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं टाल सकता। अगर उससे ज़्यादा टालना है तो ये मामला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और स्टेट लेजिस्लेटिव में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, यानी कि विधानसभा में इलेक्शंस होंगे, उसमें ये है प्रावधान संविधान में कि आर्टिकल 172 की तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट इमरजेंसी ला सकती है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी भी 2 आधारों पे लाया जा सकता है। पहला आधार तो सिक्योरिटी और दूसरा आधार सोवर्निटी। तो दोनों में ये स्कोप है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस आधार पे स्टेट इमरजेंसी नहीं लाई जा सकती। और दूसरा प्रावधान है आर्टिकल 356, बहुत फेमस है कि उसके हिसाब से राष्ट्रपति शासन लाया जा सके। लेकिन इसको भी आप लक्ष्मीकांत डी बसु के बुक में पढ़ सकते हैं, डिटेल पूरा पढ़ सकते हैं आप उस पर, कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट राष्ट्रपति शासन लाया जाए। देखते हैं निर्वाचन आयोग और सब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश यानी कि भारत आगे क्या करता है। जाते जाते कुछ पंक्तियां और, कि हमारे देश के, जो हमारा देश का लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र के अभेद्य दीवारों पर भी कदा कुछ दाग दिखते हैं, मगर ये दाग अच्छे हैं, हमें आत्मचिंतन और सुधरने का अवसर जो देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।